4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रात 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। उनको रावलपिंडी सेंट्रल जेल के ज़रदाना हिस्से में एक 7 बाई 10 फीट की कोठरी में कैद किया गया था। भुट्टो को एक पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज़ और एक बुक शेल्फ दी गई थी। बगल में एक छोटी सी कोठरी थी जहां इनके लिए एक कैदी खाना बनाता था। हर 10 दिन बाद वो कैदी बदल दिया जाता था। कभी कभी भुट्टो के दोस्त और दांतों के मशहूर डॉक्टर नियाज़ी इनके लिए खाना भेजा करते थे। भुट्टो की ज़िंदगी पर किताब लिखने वाले मुसन्निफ़ सलमान तासीर, जिनका बाद में कत्ल कर दिया गया, अपनी किताब भुट्टो में लिखते हैं, शुरू के दिनों में भुट्टो जब बैतुल खला जाते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ भी इनकी निगरानी करता था। भुट्टो को ये बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने तकरीबन खाना बंद कर दिया था ताकि उन्हें बैतुल खला जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। कुछ दिन बाद इसी तरह की सख्त निगरानी बंद कर दी गई और इनके लिए कोठरी के बाहर अलहदा एक बैतुल खला बनवा दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल के अंदर पढ़ने की आज़ादी थी। आखिरी दिनों में वो चार्ल्स मिलर की खैबर, रिचर्ड निक्सन की स्वाना उमरी, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया का मुताला कर रहे थे। पंजाब हुकूमत के जल्लाद तारा मसीह को भुट्टो को फांसी देने के लिए लाहौर से बुला लिया गया था। इनका ये काम पुश्तीनी पेशा था। इस वक्त मसीह की तनख्वाह 375 रुपये माहाना थी और हर फांसी देने पर उन्हें इजाफी 10 रुपये मिलते थे। जेल में रहते हुए भुट्टो मुसलसल अपने मसूड़ों में दर्द से बेहद परेशान थे। उनमें पस भी पड़ चुकी थी। भुट्टो को लगता था कि उन्हें फांसी नहीं हो सकती। एक बार जब जेल के अंदर डॉक्टर नियाज़ी एक लालटेन की रोशनी में इनके दांतों का मायना कर रहे थे तो भुट्टो ने इनके साथ मजाक किया कि तुम भी मेरी तरह बदकिस्मत हो। तुम्हारे क्लिनिक में एक हसीन लड़की तुम्हारी मदद कर रही होती है और यहाँ मदद करने के लिए एक कैदी मिला है। बेनज़ीर भुट्टो 2 अप्रैल 1979 की सुबह अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। तभी अचानक इनकी वालिदा नुसरत भुट्टो कमरे में ये कहते हुए दाखिल हुई, पिंकी, घर के बाहर जो फौजी है वो कह रहे हैं हम दोनों को आज ही तुम्हारे वालिद से मुलाकात करने जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बेनज़ीर अपनी स्वाना उम्री में लिखती है, मुझे मालूम था कि इसका मतलब क्या है। मेरी वालिदा को भी ये मालूम था, लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसका एक ही मतलब था कि ज़ियाउल हक मेरे वालिद को कत्ल करने के लिए तैयार है। नुसरत और बेनज़ीर भुट्टो को कार में रावलपिंडी जेल लाया गया। तलाशी के बाद उन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। इनके दरमियान 5 फीट की दूरी रखी गई थी। बेनज़ीर लिखती है, मेरे वालिद ने पूछा था कि घर वालों से मुलाकात के लिए उन्हें कितना वक्त दिया गया है। जवाब आया कि आधा घंटा। मेरे वालिद ने कहा, लेकिन जेल के कवानीन के मुताबिक फांसी से पहले ख़ानदान वालों से मुलाकात के लिए 1 घंटा मिलता है। लेकिन एहलकार ने जवाब दिया कि मुझे ऐसे ही हिदायत मौसूल हुई है कि आपको सिर्फ आधा घंटा दिया जाए। वो ज़मीन पर एक गद्दे पर बैठे थे क्योंकि इनकी कोठरी से मेज़, कुर्सी और पलंग हटा दिए गए थे। बेनज़ीर मज़ीद लिखती है, उन्होंने मेरी लाई हुई किताबें और मैगज़ीन मुझे वापस कर दी। मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो लोग इन्हें हाथ लगाएं। उन्होंने मुझे इनके वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी वापस किए। वो कह रहे थे कि शाम के लिए मैंने एक सिगार बचा कर रखा है। उन्होंने शालीमार कोलोन की एक शीशी भी अपने पास रखी थी। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी दे रहे थे, लेकिन मेरी वालिदा ने उन्हें रोक दिया। इस पर उन्होंने कहा, अभी तो मैं इसे पहन लेता हूँ, लेकिन बाद में इसे बेनज़ीर को दे दिया जाए। थोड़ी देर बाद जेलर ने आकर कहा, मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है। बेनज़ीर ने कहा कि कोठरी को खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन जेलर ने इसकी इजाज़त नहीं दी। बेनज़ीर भुट्टो मज़ीद लिखती है, मैंने कहा प्लीज़, मेरे वालिद पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म है और मैं इनकी बेटी हूँ। ये मेरी आखिरी मुलाकात है और मुझे इनको गले लगाने का हक़ है। लेकिन जेलर ने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा गुड बाय पापा। मेरी वालिदा ने सलाहों के दरमियान हाथ बढ़ाकर मेरे वालिद के हाथ को छुआ। हम दोनों तेज़ी से बाहर की जानिब निकले। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। जेल सुपरिटेंडेंट यार मोहम्मद ने उन्हें ब्लैक वारंट पढ़कर सुनाया, जिसे उन्होंने चुपचाप सुना। भुट्टो ने कोठरी के बाहर खड़े गार्ड को बुलाया और डिप्टी सुपरिटेंडेंट से कहा, मरने के बाद मेरी घड़ी इसको दे दी जाए। 8:05 पर भुट्टो ने अपने हेल्पर अब्दुर्रहमान से कॉफ़ी लाने के लिए कहा। उन्होंने रहमान से कहा, अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की हो तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना।
سپریم کورٹ کی جانب سے ان کی رحم کی اپیل مسترد کیے جانے کے بعد ان کا ریزر اس لیے واپس لے لیا گیا تھا تاکہ وہ کہیں اس سے خودکشی نہ کر لے۔ سلمان تاثیر لکھتے ہیں، بھٹو نے کہا مجھے داڑھی بنانے کی اجازت دی جائے، میں مولوی کی طرح اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا۔ 9:55 پر انہوں نے اپنے دانتوں میں برش کیا، چہرہ دھویا اور بال بنائے۔ اس کے بعد وہ سونے چلے گئے۔ رات 1:30 بجے انہیں اٹھایا گیا۔ وہ ہلکی بادامی رنگ کی شلوار قمیص پہنے ہوئے تھے۔ جیل اہلکاروں نے کپڑے تبدیل کرنے پر زور نہیں دیا۔ جب سیکیورٹی اہلکاروں نے ان کے ہاتھ پیچھے باندھنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ آخر کار انہوں نے زبردستی ان کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے۔ اس کے بعد انہیں ایک اسٹریچر پر لٹا کر تقریباً 40 گز کی دوری تک لے جایا گیا۔ سلمان تاثیر مزید لکھتے ہیں، اس کے بعد بھٹو اسٹریچر سے خود اتر گئے اور پھانسی کے پندے تک خود چل کر گئے۔ جلاد نے ان کا چہرہ کالے کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ ان کے پیر باندھ دیے گئے۔ جیسے ہی 2:04 پر مجسٹریٹ بشیر احمد خان نے اشارہ کیا، جلاد تارا مسیح نے لیور کھینچا۔ بھٹو کے آخری الفاظ تھے، فنش اٹ۔ 35 منٹ بعد بھٹو کے مردہ جسم کو ایک اسٹریچر پر رکھ دیا گیا۔ بے نظیر اپنی سوانح عمری میں لکھتی ہے، امی کی دی ہوئی نیند کی گولیوں کے باوجود ٹھیک 2 بجے میری آنکھ کھل گئی اور میں زور سے چلائی، نو نو۔ میری سانس رک رہی تھی جیسے کسی نے میرے گلے میں پھندا پہنا دیا ہو۔ پاپا پاپا میرے منہ سے بس یہی نکل رہا تھا۔ سخت گرمی کے باوجود میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ چند گھنٹوں کے بعد سینٹرل جیل کے اسسٹنٹ جیلر اس کے گھر میں گئے جہاں نصرت اور بے نظیر بھٹو کو نظر بند کیا گیا تھا۔ اسے ملتے ہی بے نظیر کے پہلے الفاظ تھے، ہم وزیر اعظم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جیلر کا جواب تھا، انہیں تدفین کے لیے لے جایا جا چکا ہے۔ بے نظیر لکھتی ہے، مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے گونسا مارا ہو۔ میں نے چلا کر کہا، آپ انہیں ان کے اہل خانہ کے بغیر تدفین کے لیے کیسے لے جا سکتے ہیں؟ بے نظیر لکھتی ہے، اس نے مجھے پاپا کی شلوار قمیص دی جو پاپا نے مرنے سے پہلے پہن رکھی تھی۔ اس سے شالیمار کولون کی مہک ابھی تک آ رہی تھی۔ جیلر کہہ رہا تھا کہ ان کی آخرت بہت پرسکون تھی۔ میں نے سوچا پھانسی بھی کیا کبھی پرسکون ہو سکتی ہے؟ بے نظیر کے خاندان کے ملازم بشیر کی نگاہ جیسے ہی بھٹو کی شلوار قمیص پر پڑی، وہ چلانے لگا، یا اللہ یا اللہ، انہوں نے ہمارے صاحب کو مار دیا۔